हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इट्स मीन्स फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, ये गलती से फ्यूचर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ वर्ड लिखने को रह गए। मैंने ऊपर लिख दिया है फ्यूचर, तो नो डाउट आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो आज समझते हैं प्यारे बच्चों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो प्रयोग प्रयोग में बच्चों जब बताना हो कि भविष्य में उस समय काम ऑन गोइंग रहेगा, यानी कि आने वाले समय में वो काम चल रहा होगा। वो उसके 5 मैंने यहाँ पॉइंट बनाए हैं और आप एक-एक पॉइंट को समझिएगा कि वो कौन-कौन से पॉइंट हैं और बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, साथ में अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो आइए पहला पॉइंट समझते हैं बच्चों कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब फ्यूचर के ब जब फ्यूचर के किसी फिक्स्ड टाइम पर काम चल रहा होगा, यानी कि आपने निर्धारित कर दिया कि उस समय कोई काम चल रहा होगा, तो उस कंडीशन में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, जब दूसरा पॉइंट है जब फ्यूचर में लंबे समय तक चलने वाला काम बताना हो, यानी कि फ्यूचर में हमें जब बताना होता है कि ये काम इतने लंबे समय तक चलेगा भविष्य में, तो उस कंडीशन में भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों समझते हैं तीसरा पॉइंट। जब फ्यूचर की पहले से तय प्लान रूटीन बतानी हो, यानी कि जब हमें ये बताना हो कि हमने कोई प्लान कर रखा है या फ्यूचर का कोई रूटीन, तो उस समय वो काम होगा। जैसे हम कहने लगे कि कल इस समय स्कूल लग रहा होगा या हम कल पढ़ाई इस समय कर रहे होंगे, तो वो हमारा रूटीन का काम है। रात्रि रोज 8 बजे या फिर दिन में आप 2 बजे, जिस समय भी आप अपनी पढ़ाई का समय निकालते हैं, वो एक प्रकार का आपका रूटीन होता है। चलिए बच्चों, चौथा पॉइंट है जब फ्यूचर में किसी के काम के बारे में शालीन पोलाइट तरीके से पूछना हो, यानी कि बहुत नम्रता पूर्वक किसी से भविष्य के बारे में पूछना, भविष्य के बारे में नहीं, भविष्य के काम के बारे में पूछना हो। तो पांचवा पॉइंट है बच्चों, जब फ्यूचर में एक साथ दो काम चल रहे होंगे। ये सेंटेंस आपको इस तरीके का आने वाले समय में मिलेगा कि दो काम चल रहे होंगे, तो एक काम किस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा फ्यूचर में बनेगा। तो मुझे उम्मीद है ये पांचों पॉइंट आपने समझे होंगे भली भांति। मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ कि पांचों पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा कि पांचों पॉइंट किस तरीके से सेंटेंस में यूज होंगे। मतलब इस तरीके के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे किसमें, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। अब एक पहले नंबर पे चलते हैं हम अपना अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, एक सिंपल सा स्टेटमेंट। पहचान क्या होती है इन वाक्यों की? तो चलिए समझते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ऐसा महसूस होगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे कोई सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा लग रहा है ना अभी बोलते समय जैसे भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। तो चलिए आइए नियम की तरफ चलते हैं। अब इसके रूल को समझ लेते हैं। रूल क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम होता है। लेकिन मैं एक चीज आपको समझा दूं कि आज मॉडर्न इंग्लिश में इस शैल बी का प्रयोग ना के बराबर रह गया है। लेकिन जब कभी अनिवार्यता या बाध्यता की बात आती है, तो उस कंडीशन में आप आई और बी के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल बी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से हमें चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में कहीं-कहीं जब हम देखते हैं कम्युनिकेशन में या फिर कुछ और बुक्स में भी देखते हैं, तो आई के साथ विल ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन हम ग्रामर की दृष्टि से देखें, तो आई के साथ आपको आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। समझ गए होगे बात? तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ कि सेंटेंस कौन-कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं। चलिए बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि
कल सुबह 10 बजे मैं पढ़ रहा होऊंगा। कल सुबह 10 बजे मैं पढ़ रहा होऊंगा। कैसे बनेगी इंग्लिश? आई लिया, आई के साथ विल भी लगा दो या शैल भी लगा दो, दोनों चलेगा। आई शैल बी स्टडिंग, पढ़ने की अंग्रेजी स्टडिंग टुमारो, कल आने वाले समय की 8:10 AM, 8:10 AM। तो वाक्य समझ में आ गया होगा, आई शैल बी स्टडिंग टुमारो 8:10 AM। तो आपको पिछले सेंटेंसों में मैं बताते चला आया हूँ क्या, कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए। देखिए इस सेंटेंस में कितना बेहतरीन तरीका है। आप यहाँ से लेके ना ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, कल सुबह 10 बजे, अगर इसे हटा देना तो मैं पढ़ रहा होऊंगा। आपको यही सेंटेंस बनाना है, इसी में निकालना है आपको। ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ रहा होऊंगा, ये ऑब्जेक्ट है। कब पढ़ रहा होऊंगा? कल सुबह 10 बजे। तो जाहिर सी बात है, आई और शैल भी यहाँ ले लिया आपने, स्टडिंग ये ले लिया, बाकी एक्स्ट्रा चीजें आप यहाँ लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद बची हुई चीजें आप चाहे तो प्रपोजिशन से जोड़ें या फिर अन्य किसी और कंजक्शन से जोड़ें, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस है बच्चों, अगले हफ्ते वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। अगले हफ्ते वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। तो ही विल बी प्रिपेयरिंग, ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम नेक्स्ट वीक। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो मुझे उम्मीद है कि 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग रहे होंगे, लेकिन मैंने अगले सेंटेंसों में थोड़ा सा इजी लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में थोड़े से इजी सेंटेंस बनाना बेहतर रहता है। वैसे तो डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना ही हमारी एक इंग्लिश सीखने का उद्देश्य है, कि जितनी भी जो भी डिफिकल्टी चीज़ है वो इजी टू मॉडरेट करना हमें आना चाहिए। तो पहले आसान सीख लेते हैं, फिर डिफिकल्ट की तरफ भी देखेंगे। सेंटेंस कोई सा भी सही, लेकिन आपको 3 चीज़ें निकालना आना चाहिए। वो क्या? सब्जेक्ट आपको आना चाहिए, वर्ब आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बाकी लास्ट की चीज़ें तो आप ऐड कर ही लेते हैं, वो चाहे प्रपोजिशन से जोड़ें, किसी भी तरीके से जोड़ें, लास्ट में और अदर वर्ड के रूप में जोड़ दी जाती है। तो चलते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वही, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। कहीं कहीं निषेधात्मक भी लिखा हुआ होता है हिंदी में, जिसमें नॉट आता है, यानी कि नकारना। तो रूल क्या कहता है बच्चों? सब्जेक्ट लेंगे, विल नॉट भी लेंगे, शैल नॉट भी लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर हो सके तो अदर वर्ड भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो समझ में आया होगा, सब्जेक्ट लेंगे, विल नॉट भी लेंगे, शैल नॉट भी लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, यानी कि देखिए आपकी तो बात नहीं कर रहा ना, वो पास्ट की बात कर रहा, आने वाले समय की बात कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो आई सब्जेक्ट शैल नॉट बी, ये आपने हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब गो में लगाया आईएनजी और प्रपोजिशन टू और बाद में स्कूल। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि प्रोपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, और नाउन किस रूप में हो सकता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, ये आने वाले समय में आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच समझाऊंगा ना, तब उसमें बताऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी फिलहाल हम सेंटेंस समझ रहे हैं, तो सेंटेंस को समझिए। वह गाना नहीं गा रही होगी, तो सी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वह क्या है आपका? लड़की है, तो सी लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब नॉट बी फॉर्म। साथ में गाना गाने की अंग्रेजी क्या आती है? सिंग अ सॉन्ग। लेकिन हमें करना क्या है? रही होगी, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो समझ में आ गई बात? पहले सी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो हमने समझ लिया ना। इंट्रोगेटिव क्या कहता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल, रूल क्या कहता है इसका? रूल ये है कि विल और शैल लेंगे, प्लस सब्जेक्ट लेंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये नियम होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्लियर? जैसे क्या तुम कल पढ़ाई कर रहे होगे?
क्या तुम कल पढ़ाई कर रहे होगे? तो विल यू बी स्टडिंग टुमारो। आने वाले समय की जो इंग्लिश लगाते हैं वो टुमारो, और जो बीते हुए कल की होती है उसको लगाते हैं यस्टरडे। यह तो बात क्लियर हो गई होगी। तो अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। अगला सेंटेंस क्या है? क्या वह शाम को क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या वह शाम को क्रिकेट खेल रहा होगा? तो विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। बात क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों, ये समझना हमने इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव समझने के बाद में एक चीज और बचती है जिसे बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल लिया, तुम कल क्या कर रहे होगे? तुम कल क्या कर रहे होगे? तो व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो? व्हाट विल व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो? व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, बाद में क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी आपके, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इन वीडियो से, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यही काफ़ी है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू।